या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी शक्ति को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो नारी शक्ति के लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की पहली महिला जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आज हमारे साथ हैं मेघा परमार जी। उनसे हम बात करेंगे उनके दिलचस्प सफ़र के बारे में कि कैसे उन्होंने माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटी को फतेह किया और उसके बीच उन्हें क्या क्या बाधाओं का सामना करना पड़ा। तो चलिए उनसे सीधे बात करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नारी शक्ति को हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये जो पूरा सफ़र रहा उसमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जब हम सुनते हैं तो ये एक बहुत ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो कैसे दिमाग में आया और कैसे ये हो कैसे गया, उसके बीच क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जो आप शेयर करना चाहिए। वैसे तो मैं गांव से थी, भोजनगर मेरा गांव है। और जिस परिवेश से मैं आती हूँ, हमारे यहाँ तो हम जब छोटे छोटे होते हैं, हम 2-3 साल के होते थे, हमारे एंगेजमेंट हो जाती है। तो यहाँ रिंग सेरेमनी नहीं होती हमारे यहाँ, नारियल यहाँ से यहाँ दे देते हैं, हमारे यहाँ सगाई हो जाती है। और हमारे परिवेश में ऐसा है कि 12वीं भी सारी लड़कियों को 12वीं कराई जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि जो सरकारी सम्मेलन होते हैं उनमें बालिग मांगी जाती है लड़की, तो प्रूफ के रूप में वो 12वीं की मार्कशीट लगाई जाती है, चाहे फिर वो फेल की हो या पास की हो। तो सभी लोग 12th करते हैं। तो इस तरह का ही परिवेश रहा था, ऐसा कुछ नहीं था कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना या कुछ भी करना है। पहली बार मैंने मध्य प्रदेश के पहले लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया, ये पढ़ा था मैंने अखबार में, वहीं से मुझे पहली बार क्लिक होता, ओ लड़कों ने किया, लड़की ने नहीं किया, वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती। पर सोचा नहीं था। मतलब 12वीं के बाद तो ऐसा था कि बस आग से बर्तन नहीं मांजूंगी और सिर्फ घर में फ्रिज होना चाहिए। तो ये सोच सकते हो कि पहाड़ तो सपने में भी नहीं था, बट तक कुछ तो करना है। तो फिर पहला संघर्ष यदि लड़की के रूप में कहा जाए तो हमारे आसपास लोग नाम धरते 10 तरह के। नाम धरना मतलब ताना कसना है समाज के कि अरे पहाड़ चढ़ना से क्यों हुए, पहाड़ पे तो ये होता है वो होता है। बहुत सारी बातें जो पेरेंट्स को झेलनी पड़ती है, हमें भी झेलनी पड़ती है। ये समाज के ताने हो गए। अब आती है पहाड़ों की चुनौतियाँ। माउंट एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपए की राशि लगती है। इसके लिए बहुत टफ टाइम रहा था मेरा, जो मुझे बहुत जगह जाना पड़ा था। फाइनली मध्य प्रदेश सरकार ने स्पॉन्सर किया था। इसके अलावा पहाड़ के चैलेंजेस से जाए तो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर का जो हमारा सफ़र होता है वो 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है। 4 कैंप होते हैं जिसमें, और हर कैंप दूसरे कैंप से टफ होता जाता है। आपको हमेशा रात को क्लाइंबिंग करनी पड़ती है। आपके 2-2 किलो के जूते होते हैं, आपके 36 किलो का बैग होता है, आपके बड़े बड़े लेडर्स होते हैं जो आपको पार करने होते हैं। आपका डाइजेशन सिस्टम हाई एल्टीट्यूड पे काम नहीं करता है, तो आप केवल सूप पे निर्भर रहते हो। तो पहाड़ को खोदते हो, पानी पीते हो। फिर 7,900 के बाद तो डेथ जोन शुरू हो जाता है, जहाँ आप सप्लीमेंट ऑक्सीजन पे रहते हो, जहाँ पे हर बार आप सुनते हैं कि ग्लेशियर माउंट एवरेस्ट इतनी डेड बॉडीज़ हैं। तो ग्लेशियर मूवमेंट करता है, नई नई डेड बॉडीज़ निकल के आती है, उनके बगल से आपको क्रॉस करना पड़ता है, फिर जाके आप समिट पे पहुँचते हो। 2018 में सक्सेसफुल समिट नहीं होना, फिर रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट जाना 4 जुलाई 2018 को, फिर फाइनली 2019 में फिर से तैयारी करना और माउंट एवरेस्ट के शिखर पे पहुँचना, वही पूरी मध्य प्रदेश की लड़कियों के साथ। मतलब कहो तो मैं अकेली थोड़ी नहीं थी, वो तो मध्य प्रदेश की पहली लड़की के हाथ में तिरंगा था और सबकी ताकत थी। पर पहाड़ पे एज ए वूमन जो चैलेंजेस सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं कि वहाँ हार्मोन्स बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होते हैं, बहुत तेज़ी से घटते बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पीरियड्स केवल आपको 5 दिन के लिए आएंगे, वहाँ आपको पूरे मंथ आपको पीरियड्स हो सकता है और आप बहुत वीक होते जाते हो क्योंकि हैवी ब्लीडिंग होती है। आपको रेशेस हो जाते हैं, आपको चलते नहीं बनता है। तो ऐसा लगता है कि पैर ऐसे लगता है दूर दूर करके चलो, मतलब आपके पैर बिल्कुल छिले हुए होते हैं। आप जब हम कंटिन्यू क्लाइंबिंग करते हैं तो जो हमारा सूट होता है वो हम एक ही बार पहन पाते हैं। तो पीछे से चेन होती है उसमें, तो यदि आप बॉय हो तो आप पीछे से चेन खोल के वॉशरूम जा सकते हो। पर यदि एक गर्ल हो तो आपने जब एक बार सूट पहन लिया तब आपको पूरे 13 घंटे बाद ही आपका सूट खुलता है, क्योंकि आप सीट हार्नेस वगैरह सब कुछ पहन लेते हो। तो ज़्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं। आपने माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग भी ली है, तो जब घर में आपने ये
बताया कि आपको ट्रेनिंग करनी है, तो उसमें कैसा फैमिली का रिएक्शन था? पहले तो 2 महीने के लिए बताते हैं ना अपन कि 1 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग है, तो मम्मी पापा के ऊपर ही पहाड़ टूट जाता है। उनको लगता है अरे लोग कहीं बोलेगा छोरी 2 महीने तक कहाँ गई। तो मेन होता है पहले पेरेंट्स को कन्विंस करो, समाज का तो देख लेंगे हम। तो मैं अपने पापा को अलग से समझाती थी, मम्मी को अलग से समझाती हूँ हमेशा। तो पापा को मैं जब खेत में मैं उनके साथ बरसिंग काटने के लिए जाती हूँ तो मैं उनको मूवीज़ वगैरह दिखाती हूँ, देखो पापा इनकी छोरी ना ऐसा करो, ये करो, क्योंकि माइंड पापा मम्मी का बनाना ज़रूरी है। उनको भी इमेजिनेशन होना चाहिए कि उनकी बच्ची भी ऐसी होनी चाहिए। फिर पापा को मैंने बोला पापा तुम्हें पता है यदि इन सब के कर लूँगा तो यदि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊँगा तो भाई सरकारी नौकरी लग जाएगी। और कौन सा पेरेंट्स है भारत में जो ये नहीं चाहता कि उनके बच्चा की सरकारी नौकरी लगे। और उनको पता था कि मैं पढ़ने में महा कमज़ोर हूँ, तो कहीं तो मेरा हो नहीं सकता। तो मैंने उनको बताया कि पहली स्टेप है पापा बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करना पड़ेगा, फिर एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करना पड़ेगा, फिर जाके माउंट एवरेस्ट चढ़ना पड़ेगा। तो अब तुम संभाल लोगा कहीं यहाँ पे मैं चली जाऊँगा एक महीने के लिए। हमारे यहाँ मालवी में बोलते तो उन्हें फिर रिश्तेदारों को नहीं बताया था कि मैं कहाँ गई हूँ। रिश्तेदार तो पूछते थे 1 महीने बाहर है तो 2 महीने बाहर है आपकी बच्ची, पहाड़ जाना से कहीं होए, अरे लड़का होन भी रहे वहाँ तो वगैरह वगैरह, जो उनके अलग अलग से ताने होते। तो पापा भी मुझे बताते भी नहीं थे कि लोग इतना कुछ बोलते थे। तो उनको कन्विंस यही किया था कि सरकारी नौकरी लग जाएगी, बस आप मुझे भेज दो। तो हमेशा ट्रस्ट भी बिल्डअप आप कभी तोड़ना नहीं चाहिए। यदि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं लोकेशन अपने पापा को भेजती हूँ। यदि मैं कुछ करती भी हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स को बताती हूँ, कुछ गलत भी करती हूँ तो भी मैं बताती हूँ। वो डांटेंगे करेंगे, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं छिपाया। तो उनको ये पता है कि जो कर भी देगी तो वो बता देगी हमें, उन्होंने फिर रोका नहीं कभी। ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट हुई तो माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई होती है वो काफ़ी कठिन होती है, तो उसके दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि ये मुझे छोड़ देना चाहिए? जब चढ़ाई के दौरान ही ऐसा कभी डीमोटिवेटेड फील हुआ, आपने उसको कैसे पार किया? क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है जो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, तो उस वक़्त कैसे अपने मन के अंदर वो उत्साह, आत्मविश्वास वापस आपने जगाया? उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस? तो हमारे शरीर में 2 दिमाग काम करते हैं। हर वो एक दो दूसरा दिमाग पहले पे भारी होता है, जब आपके शरीर को कष्ट होता है, जब आपके दर्द होता है, आपको सांस नहीं आती, आपका वो दिमाग आपको बोलता है क्यों आई तुम यहाँ पे। हर पल बोलता है अरे दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, सांस लेने को नहीं बन रही है। तो वो दिमाग पहले दिमाग पे भारी हो जाता है। हमारा दिमाग 2 तरह से सोचता है, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, और हर बार वो दूसरा दिमाग भारी होता जा रहा था। तो एक दिमाग जो होता है हमारी दूसरी सोच, उसको बार बार बोलना पड़ता है, एक एक स्टेप बढ़ाना है, बस धीरे धीरे हम पहुँच जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया, बार बार आ रहा था यार मैं क्यों फंस गई यहाँ पे। खुद से ही मैं खुद को बोल रही थी, क्योंकि मुझे मेरे शरीर को कष्ट हो रहा था ना बहुत, वेदर ख़राब हो रहा था, एवलांच आसपास आपको आते हुए दिखते हैं, जब आपको ऑक्सीजन नहीं आती आपको सपने आने बंद हो जाते हैं। एक लड़की के लिए सबसे सुंदरता उसका चेहरे की स्किन वगैरह होती है। मेरी स्किन से जैसे लोहे आपको चोट लगने पे से ठिक्कर लग जाती है, ठिक्कर आती है ना, वैसे ही 10 लेयर जब आपके चेहरे की निकलती खून चिपचिपाता है, तब आपको समझ में, जैसे मेरी अब स्किन नॉर्मल स्किन लड़की की स्किन से 6 साल बड़ी है, क्योंकि उसकी इतनी लेयर निकल चुकी है, बड़े बड़े जब पूरी चमड़ी की चमड़ी, तो फील होता था तब कि क्यों मैं आ रही, जब खून चिपचिपाता है आपके होंठ सफ़ेद पड़ चुके होते हैं, यूरिन का कलर रेड हो जाता है आपका डिहाइड्रेशन की वजह से, तो आपका दूसरा दिमाग आपको बार बार बोलता है तुम क्यों इतने कष्ट झेल रहे हो, यहाँ से पलट जाओ, यहाँ से पलट जाओ। पर जो अच्छा वाला आपका थॉट होता है वो बोलता है धीरे धीरे हम आए हैं तो करके जाएं बस। स्क्यूबा डाइविंग जो एक उसमें भी आपका रिकॉर्ड रहा है, तो उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को थोड़ा बताएं, जो बेटियां हैं वो अगर स्कूबा डाइविंग में भी कुछ करना चाहती हैं तो वो एग्जैक्टली क्या है और उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसमें कैसा अनुभव रहा आपका? सो 2019 में जब सक्सेसफुल माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिया था, तब ये था कि बाहर चढ़ लिया, अब नीचे भी जाना है मुझे। पर मुझे नहीं पता था कि माउंटेनियरिंग से ज़्यादा टफ टेक्निकल डाइविंग होती है। मैं सभी बच्चियों को कहूँगी डाइविंग में ज़रूर एक बार तो एक्सपीरियंस करें। जितनी ऊपर दुनिया दिखती है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और कठिन दुनिया समंदर के अंदर है। हम अनभिज्ञ रहते हैं, हम यहीं उलझे रहते हैं। जब आपको कुछ नहीं सुनाई देता है, सिर्फ मछली के बबल्स सुनाई देते हैं। जब आप नीचे जाते हो तो आपको लगता है कि ये तो रह गया था दुनिया में रहने के लिए। पर आपको स्कूबा डाइविंग करनी है तो उसके लिए मैं आपको कोर्सेज बता दूं कि ओपन वाटर कोर्स होता है 3 दिन का, फिर 6 दिन का पूरे कोर्सेज हमारे एडवांस ओपन वाटर, नाइट्रोक्स और रेस्क्यू कोर्स होते हैं। उसके बाद और कोर्सेज होते हैं। मैंने 350 से ज़्यादा डाइव की थी क्योंकि मुझे टेक्निकल डाइविंग करना था। अब आती है टेक्निकल डाइविंग स्कूबा डाइविंग से कैसे टफ है।
जैसा भी मैं आपको भारी भरकम सी थोड़ी दिख रही हूँ, उसका भी एक रोल होता है टेक्निकल डाइविंग में। जब आप पानी के नीचे जाते हैं तो आपने देखा होगा गाजी अटैक मूवी, तो गाजी अटैक मूवी में कैसे हमारी पनडुब्बी के नट बोल्ट निकलने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे पानी के अंदर जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, तभी बॉडी वाइब्रेट करती है बहुत तेज। और आपको मुझे कठिन इसलिए पड़ा था कि मैं पढ़ने में महामक्कार हूँ, और मुझे जो जो चीज़ें नहीं करनी थी वो सब कुछ करना पड़ा। तो आप भी जीवन में जिस चीज़ से भागते हो वही आपको करना पड़ेगा। मुझे दौड़ना पसंद नहीं था, मुझे माउंट एवरेस्ट के लिए दौड़ना पड़ा। मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, इंग्लिश दो स्पेलिंग जोड़ के। मुझे टेक्निकल डाइविंग के लिए पूरा फिजिक्स की इतनी मोटी मोटी किताबें इंग्लिश में पढ़नी पड़ी। मुझे गणित पसंद नहीं और मुझे पानी के अंदर कैलकुलेट करना पड़ता था हमारे डाइव कंप्यूटर में। सो आप ये कोर्सेज करने के बाद यदि टेक्निकल डाइविंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके विशेष इंस्ट्रक्टर होते हैं जो आपको करवा सकते हैं, क्योंकि आप बॉटल को देखते हो तो बॉटल कैसे खाली होती है, पानी के नीचे आने के बाद वो कंप्रेस होती जाती है, वैसे ही हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के साथ होता है। हम जैसे ही नीचे जाते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नार्कोटिक कैसे होती है जो शराबी की तरह आपको दिमाग को हिला देती है। तो आपको ट्रेनिंग के दरमियान एक ही चीज़ को 100 बार उठवाते हैं ताकि आपका सब कॉन्शियस माइंड प्रॉपर वर्क करे। नीचे जाने के बाद कैसे नार्कोटिक हो जाती है तो आपका दिमाग पूरा हिल रहा होता है। सो कैसे आप मैनेज करोगे अपनी बॉयंसी को, तो आप स्पेस में कैसे होते हो वैसे आपको फील होता है। 3 सेकंड में सांस लेनी, 6 सेकंड में छोड़ना है। आपकी बॉडी में जाने में आपको 10 मिनट लगता है, आने में 4.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी नाइट्रोजन के बबल्स स्टोर कर लेती है। अब आपको अलग अलग स्टॉप पे रुकना है। यदि आप नहीं रुकोगे उन बबल्स के साथ हो जाओगे तो पैरालाइज हो जाओगे और आप मर जाओगे, और यहाँ आपका लंग्स और एक्सपेंडेशन की वजह से फट जाएगा। तो आपको हर 35 मीटर पे, 25 मीटर पे, फिर 16 मीटर पे से सेफ्टी स्टॉप लेना पड़ता है। और सबसे डिफिकल्ट होता है 6 मीटर, जहाँ आपको प्योर ऑक्सीजन लेनी है। पढ़ना इसलिए पड़ता है कि आपको पता होना चाहिए कि 6 मीटर के नीचे प्योर ऑक्सीजन जहरीली होती है, जिसे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी बोलते हैं। सो हम 6 मीटर से नीचे ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं कर सकते। यदि हम बबल्स के साथ हो जाएंगे तो हम पैरालाइज हो जाएंगे तुरंत। तो हमको 6 मीटर पे अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है बॉयंसी को। 3 सेकंड में सांस लेनी, 6 सेकंड में छोड़ना, और आपका बॉडी जो आपका सामने वाला व्यक्ति है उसको भी मैनेज करना है। ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई, पर पानी में होता है करंट। अपर वैली, मिडिल वैली और ऊपर जो आप देखते ही होगे लहरें, ऐसे नीचे भी करंट होते हैं। अब मरीन लाइफ भी आपको हिट करती है। इसमें जेली फिश होते हैं, जेली फिश के स्ट्रिंग जब लगते हैं तो लगता है जैसे जल जाता है ना, तवे पे हाथ रख दिया तो कैसे लगेगा आपको, सेम आपको वैसा महसूस होता है। स्कॉर्पियन फिश होती है, लॉयन फिश होती है, ऐसी मछलियाँ, जहरीली मछलियाँ होती है जो आपके आसपास भी होती है। सी स्नेक होता है जो बड़ा डेंजरस होता है, पर आपको पैनिक नहीं होना है। सबसे मेन होता है नॉर्मल कूल रह के मैनेज करना। फिर हम हमारा ऑक्सीजन, मैं अपने बॉडी को बोलूँगी कि वो ऑक्सीजन चेंज करे। फिर हम सिम्बॉलिक, फिर अपना डाइव कंप्यूटर चेंज करते हैं। फिर 6 मीटर पर स्लोली ऊपर आते हैं। उसके बाद भी अटैम्प्ट सक्सेसफुल नहीं माना जाता है, 2 दिन बाद सक्सेसफुल माना जाता है। 2 दिन के बाद मुझे, हम लोगों जैसे मैंने 3-1.5 साल पूरा ट्रेनिंग में दिया, हर दिन सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। आने के बाद भी आपको तेज वॉक नहीं करना है, तेज चलना नहीं है। यदि आप एग्जॉस्ट करोगे अपने शरीर को तो जैसे कोका कोला की बोतल में बबल होते हैं ना, जैसे हमारी बॉडी में बबल्स होते हैं। अब वो साइलेंट फॉर्म में पहुंच जाते हैं। जैसे कोका कोला की बोतल को ग्लास में डाल दिया तो ग्लास के किनारे पे बबल होते हैं, वैसे ही। तो यदि हम तेज वॉक करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ब्लड वो बबल हार्ट तक पहुंचा देगा, कार्डियो अरेस्ट हो जाएगा, तो आप मर जाओगे। तो 2 दिन बाद आप यदि जिंदा रहते हो तो आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल होता है। तो ये टेक्निकल डाइविंग होती है। जैसे हमारा टॉपिक भी महिला सशक्तिकरण है, तो इतने सारे मेंटल, इमोशनल, हर तरीके के प्रेशर्स जो झेलने पड़ते हैं, इन सब के दरमियान आप खुद को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हेल्दी रखने के लिए मेघा परमार क्या क्या करती है, वो थोड़ा सा शेयर करें। वैसे खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, तो मैं चटोरी हूँ। चटोरी, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाती हूँ मैं। खुद, यदि आप खाने में खुश नहीं रहे तो आप क्या खुश रहोगे। तो मैं सुबह से आप मेरे लिए खुद, कोई चाहे मेरे लिए बनाए ना बनाए, गर्म पानी करे ना करे, कोई मेरे लिए खाना बनाए ना बनाए, मैं अपनी हमेशा खुद के लिए खुद को खुश रखना, जो मैंने बताया ना, खुद को हेल्दी रखने की शुरुआत खाने से करते हैं या वर्कआउट से भी कर सकता हूँ। तो हमेशा मैं पहले वर्कआउट पे, दौड़ने भागने नहीं भी जा पाऊंगी, और मैं सभी लड़कियों को बोलती हूँ जब तक आप चाहें तपेली में रख लो, तब तक अपना मैट बिछाओ, 10 मिनट अपने आप को दो। मैं 21 सूर्य नमस्कार हर दिन करती हूँ। यदि मेरे पास समय ज़्यादा रहता है तो मैं 51 सूर्य नमस्कार करती हूँ, क्योंकि लंबा चलना है तो शरीर को स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है। माउंटेनियरिंग के लिए कोई ऐसा स्पेशल डाइट प्लान आपका, या फिर उस तरीके का कुछ ऐसा जो आप फॉलो करती हूँ? भारतीय खाने थाली में सब कुछ है, और मेरे कोच साहब ने भी मुझको ये बोला था, तो मैं पहले जो खाती थी मैं अभी भी वही खाती हूँ। मैं सुबह सुबह गोंद का लड्डू खाती हूँ, ठंड के समय में, गर्मी के समय में नहीं खाती हूँ।
उसके बाद जो मेरी खुद के लिए खाना जो मैं बनाती हूँ, कोई बनाए ना बनाए, मैं हमेशा चुपड़ी घी की रोटियाँ खाती हूँ। एक कटोरी भरी हुई मेरी दाल होती है, एक सब्जी होती है, गुड़ होता है, सलाद कटी हुई होती है। ये मेरा खाना खुद के लिए होता है। और मैं सबको भी यही बोलूँगी, आपको सदैव स्वस्थ रहना है तो अपनी थाली को हरा भरा सुंदर सा रखिएगा, और उसको बैठते समय फ़ोन वगैरह को दूर रखिएगा 10 मिनट खाना खाते समय, कि आपके शरीर में अच्छी एनर्जी जाए, पॉजिटिव वाइब्स जाए। मैं वो फॉलो करती हूँ। और जब मैं बहुत टेंशन में होती, तनाव सबको होता है, टेंशन सबको होती है, तो मैं घर का पंखा भी बंद कर देती हूँ। मुझे बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए 2 मिनट के लिए। मैं बैठती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, महसूस करती हूँ आसपास, अपनी सांसों को भी महसूस करती हूँ। फिर मैं थोड़ा रिलैक्स होती हूँ, और फिर मैं मांडती हूँ, जोर जोर से गाने गाती हूँ घर में। सारे पर्दे लगाने के बाद मेरे को मेरी स्टाइल में जो डांस आता है मैं वो भी करती हूँ, क्योंकि आप अपना परफॉर्मेंस बेस्ट तब दे सकते हो जब आप अंदर से खुश होते हो। जब आप अंदर से रिलैक्स खुश हुए तो बाहर तो फिर आप मतलब क्या छा जाओगे। तो खुद के लिए आपको जो अच्छा लगे, किसी को मेहंदी बनाना पसंद होता है, किसी को कुछ बजाना पसंद होता है, वाद्य यंत्र पसंद होता है, तो खुद का क्वालिटी टाइम देना भी ज़रूरी है। फिर वो आपकी मम्मी भी क्यों ना हो, घर की कितनी भी कचर कचर हो रही हो, हर व्यक्ति को उसका क्वालिटी टाइम, पर्सनल टाइम लेना चाहिए, चाहे वो 10 मिनट हो या 20 मिनट हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमसे इतनी विस्तृत तरीके से अपनी पूरी जर्नी शेयर करने के लिए। और मुझे लगता है जो भी बेटी इसे देख रही है वो ज़रूर इंस्पायर होगी और अपनी लाइफ में मोटिवेट होकर पॉजिटिव स्टेप्स लेगी आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।